यस। सो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रीड ऑफ होम लोन इन 7 years, वर्जन 2। सो डेलिबरेटली यहाँ पे मैंने वर्जन 2 डाला है। सो इस जरा चैट बॉक्स में डालिए, इसके पहले वाले जो सेशंस हुआ करते थे ऑलमोस्ट 10-12 महीने पहले, हाउ टू गेट रीड ऑफ होम लोन इन 7 years, वो कितने लोगों ने अटेंड किए हैं जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस, ग्रेट। सो आज आपको नए कुछ इंसाइट्स मिलने वाले हैं ये सेशन में, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में 5 चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। हैप्पी रिच कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद 4 myths स्प्रेड बाय द सोसाइटी अबाउट मेरा खुद का घर। मन से कहा लोग आ रहे हैं अंदर। यस। सो 4 myths स्प्रेड बाय द सोसाइटी अबाउट मेरा खुद का घर। एक्चुअली 5 है, 5th वाले के ऊपर मैं जरा काम कर रहा हूँ, तो मैं बता दूंगा जब ये आएगा तभी वो आने वाले सेशंस में वो अपडेट हो जाएगा। 6 ways टू कम आउट ऑफ डेट ट्रैप, इसमें भी कुछ नई चीजें हैं। बिग क्वेश्चन आंसर, प्रीपे वर्सेस इन्वेस्ट, 5 स्ट्रेटेजीज टू पे ऑफ द होम लोन अर्ली। ये सब सेम है, लास्ट 2 पॉइंट लास्ट वाली सेशन जैसे ही है, लेकिन आज के सेशन में आपको कुछ नया मिलेगा, इतना श्योर है। ये मेरा पोर्टफोलियो था 18 अक्टूबर 2021, जब भी ऑल टाइम हाई पिक किया था। इसके पहले वाला जो ऑल टाइम हाई था, जब भी स्मॉल और मिड कैप में बहुत रैली थी, FIS का बहुत पैसा था वो टाइम पे, ये आप देख सकते हो 222% के रिटर्न्स थे। उसके बाद काफी प्रॉफिट बुकिंग किया मैंने। करंटली ये आज का मेरा पोर्टफोलियो 95% अप है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। डेलिबरेटली मैं आपको बता रहा हूँ ये, इसके रेफरेंसेस आगे आने वाले सेशंस में आएंगे। ये मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो था एट दैट पॉइंट, 1 साल पहले 37% के रिटर्न्स थे। अभी काफी रीबैलेंसिंग किया है, सो 17% के आसपास के रिटर्न्स है आज के दिन। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो आने वाले सेशंस में इसके रेफरेंस पॉइंट्स आएंगे इसलिए। सो मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन करता हूँ। मैं चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हूँ और बाय एजुकेशन MA इकोनॉमिक्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी और PhD परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिंस 2002। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में हूँ मैं सिर्फ फ्रॉम अप्रैल 2017। करंटली 550 प्लस इंडिविजुअल क्लाइंट्स है अक्रॉस इंडिया और 15 करोड़ के असेट मैनेज करता हूँ। मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ, और मेरी एक कम्युनिटी है, उसमें 200 मेंबर्स है, जिसके बारे में मैं एंड ऑफ द सेशन बताने वाला हूँ। सो कॉन्सेप्ट क्या है हैप्पी रिच लाइफ, सो इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए, वॉइस इज नॉट कमिंग, मेरी आवाज अब तक नहीं आ रही है, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। इट्स कमिंग, ओके, ग्रेट ग्रेट। सो सीमा जी, आई गेस आपको वो आप मोबाइल से सुन रही हो तो वो ऑन करना पड़ेगा आपका वॉइस मोबाइल का। सो हैप्पी रिच कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे ऐसे लगता है लाइफ में सिर्फ फाइनेंशियली रिच नहीं, हैप्पी रिच बनना जरूरी है। सो हैप्पी रिच एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आपको क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ। अक्टूबर के मंथ में वर्ल्ड कप चालू था, T20, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चालू था। जब भी विराट कोहली ने 2 6 मारे लास्ट के 2 ओवर में, और फिर इंडिया मैच जीत गया वो। आप इमेजिन कीजिए वो मैच अगर आप के घर के LCD टीवी पे, बहुत बड़े LCD टीवी पे जिसको साउंड सिस्टम है अच्छी वाली, उसमें देख रहे हो और इंडिया मैच जीत गई, तो आपका हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट भी अच्छा है और टीवी भी अच्छा है। अगर वो मैच इंडिया हार जाती, तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आपके इतने बड़े टीवी पे वो मैच देख रहे हो और इंडिया मैच हार जाती, तो ऑफ कोर्स दुख होता। लेकिन आपके बाजू में कोई एक घर है जिसमें आपका फ्रेंड रहता है और उसके पास छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। इमेजिन कीजिए अगर आप वो मैच इंडिया हार रही है इसलिए उसके टीवी पे जाके देखते हो, मतलब छोटे वाले टीवी पे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे, क्या आपका दुख कम होगा? या अगर मैच जीतती है तो क्या आपका सुख बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा? सो पॉइंट है, हमारे एनवायरनमेंट से हम कितना पैसा कमाते हैं, हमारे पास कौन सी गाड़ी है, हमारा घर कितना बड़ा है, उससे आपका हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस डिफाइन नहीं हो सकता है।
सो पॉइंट है हैप्पी रिच बनना जरूरी है। सो आप कितना पैसे कमाते हो, कितना ज्यादा आपके रिटर्न्स बनते हैं, लॉन्ग रन में उसको कोई मतलब नहीं है अगर आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। तो पैसे का मतलब आपके लाइफ में ऑक्सीजन जैसा है। ये एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो हमें सफोकेशन होगा। ह्यूमन रेस नहीं जी सकती है ये अर्थ पे अगर 21% से ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन अगर 21% से 25% हुआ तो ह्यूमन रेस को एज सच कोई बेनिफिट नहीं है। सो पॉइंट है हैप्पी रिच होना जरूरी है। सो हैप्पी रिच होने के 4 स्टेप्स है अकॉर्डिंग टू मी। कर्जा मुक्त होना चाहिए आपका लाइफ। अगर आपके लाइफ में कोई भी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कोई भी टाइप का बिजनेस लोन है, आपका लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं बन सकता है। ये मेरे से आप लिख के ले लीजिए। रीजन बीइंग, 1.5-2 साल पहले यही सेशन में करता था, तभी होम लोन के रेट 6.5% हुआ करते थे। आज आई गेस 8.5% है। चैट बॉक्स में डालिए कितने हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली लेटेस्ट होम लोन रेंट्स कितने हैं। 8.5% है अकॉर्डिंग टू मी। सो 6.5 से 8.5% जिसका भी इंटरेस्ट रेट हुआ है उसका ईएमआई ऑलमोस्ट 23% इंक्रीज हुआ है। अगर ईएमआई नहीं इंक्रीज हुआ तो उसका टेन्योर इंक्रीज हुआ है 23% से। सो ये ह्यूज होता है जब भी इंटरेस्ट रेट मूवमेंट होती है। बजट बहुत इम्पैक्ट होते हैं, लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकता है अगर आपके ऊपर कर्जा है। इसके बारे में डिटेल आज के सेशन में बताऊंगा। सेकंड माइलस्टोन है हैप्पी रिच बनने का, आपको पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए। अगर नेक्स्ट महीने का खर्चा, आप ये महीने कितना काम करते हो उससे जो आपका इनकम जनरेट होने वाला है 30th ऑफ एवरी मंथ को, उसके ऊपर डिपेंड है नेक्स्ट महीने के खर्चे, तो आपका लाइफ हैप्पी कभी नहीं बन सकता है। आपका मंथली एक्सपेंडिचर ये आपके पैसिव इनकम सोर्सेस में से आना चाहिए, विदाउट काम किए हुए आना चाहिए। ये कैसे करते हैं इसके ऊपर मेरा सेकंड सेशन है शायद जनवरी के सेकंड वीक में। थर्ड है, आज दुनिया भागती है कि मुझे कितना ज्यादा रिटर्न्स मिले, क्रिप्टो में, म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में, कौन से शेयर में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो इस दुनिया के हैप्पीएस्ट एंड रिचेस्ट लोग हैं वो रिटर्न्स के पीछे नहीं भागते हैं, उनकी वेल्थ प्रोटेक्ट करने के पीछे भागते हैं। वेल्थ प्रोटेक्ट करना इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट आप कर लो। वेल्थ प्रोटेक्शन का मतलब कुछ और है। इसके ऊपर सेशन रहेगा थर्ड वीक ऑफ जनवरी में। और फोर्थ माइलस्टोन है ट्रांसफर, इंटर जनरेशनल ट्रांसफर। इसके बारे में कभी बात करेंगे। क्या ये माइलस्टोन मैंने आपको सिखा दिए कि ये माइलस्टोन्स कैसे अचीव किए जाए, क्या आप वो अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब माइलस्टोन अचीव करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेस की जरूरत है। हैप्पी रिच बॉडी, हैप्पी रिच माइंड एंड हैप्पी रिच रिलेशनशिप्स। अगर एट द एज ऑफ 40 आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, आपकी वेस्ट साइज 42 इंच है या 45 इंच है, सो आप कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करो, डेट फ्री रहो, आपका लाइफ हैप्पी नहीं होगा। सो हैप्पी रिच बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। हैप्पी रिच माइंड, अगर आप दिन में 10 घंटा मोबाइल स्क्रीन देखते हो, रात को 2 बजे सोते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख के, व्हाट्सअप देख के या इंस्टाग्राम फ्लिक करते रहते हो, सो अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, आपके पास कितने भी पैसिव, पहली बात तो आप पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट ही नहीं कर सकते हो अगर डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो आपका। तो सो हैप्पी रिच माइंड होना जरूरी है। और हैप्पी रिच रिलेशनशिप, आपका डिवोर्स केस कोर्ट में चालू है लास्ट 5 साल से, सो आपका लाइफ कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता है, हैप्पी रिच नहीं बन सकता है। सो ये कैसा क्रिएट किया जाए आने वाले सेशंस में हम देखेंगे। डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आंसर डालिए। 1980s में हार्ट अटैक आने का एवरेज एज क्या था? जरा चैट बॉक्स में डालिए। 1980s में आपने अगर 80s 90s में देखा होगा तो लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, तो कौन से एज में हार्ट अटैक आते थे? जरा चैट बॉक्स में डालिए। आई होप मेरी आवाज आ रही है। सबको रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रीब्यूट कीजिए, इंटरैक्टिव रहिए, क्योंकि आप, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, सो मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। सो मेरा क्वेश्चन है 1980s 90s में, मतलब आज से 20 25 30 साल पहले कौन से एज में हार्ट अटैक आता था? सो राजशेखर जी ने कहा है 60 70, 50 to 69 रवि जी ने कहा है। सो हार्ट अटैक आने का नॉर्मल एज था 60 65, मतलब रिटायरमेंट के बाद 65 में 70 में लोगों को हार्ट अटैक आता था।
अबव 60 करेक्ट। 2020 में मतलब आज के टाइम में हार्ट अटैक आने का एवरेज एज कितना है, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। आज के टाइम पे 2020 में या 2022 में हार्ट अटैक आने का नॉर्मल एज क्या है? 45, रवि जी ने कहा है, करेक्ट। सो अगर 35 में 40s में अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हमें सरप्राइज नहीं होता है। अभी मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है, स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको बताऊंगा। व्हाई आर द डिवोर्स रेट्स ऑन द राइज इन इंडिया? इंडिया में डिवोर्स रेट हाई। 1980s में हर 1000 शादी के पीछे 0.5 डिवोर्स होते थे। यही इंक्रीज हो गए 2015 में 3.5 के ऊपर, मतलब 1000 शादियां हुई तो उसमें से 3.5 शादियों के डिवोर्स होते हैं 2015 में। मतलब कितना शूटअप हुआ। और 2022 में मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन मैं श्योर शॉट आपको बता सकता हूँ इसका लेवल आफ्टर द लॉकडाउन 10 के ऊपर है। मतलब 1000 शादियों में 10 में डिवोर्स होते हैं। सो डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। 30 साल पहले 1990s में कितने लोगों के ऊपर होम लोन हुआ करता था? और 2022 में कितने लोगों के ऊपर होम लोन है? इनफैक्ट मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ। 1990s में कितने लोगों के ऊपर कर्जा हुआ करता था और 2022 में कितने लोगों के ऊपर कर्जा है? 1990s में शायद मैं ऐसे किसी के ऊपर कर्जा है तो हम बोलते थे कि अरे उसका लाइफ में कुछ तो ट्रेजिडी हुई है या फाइनेंशियल स्क्रू अप हुआ है जिसके वजह से उसके ऊपर लोन है। 2022 में 100 लोगों में से 110 लोगों के ऊपर होम लोन है। अभी 110 मैंने कैसे कहा? तो हस्बैंड के ऊपर भी होम लोन है, वाइफ के ऊपर भी अलग होम लोन है। सो ऐसा क्यों है? सो मेरा पॉइंट मैं 3 स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हमने फाइनेंशियली ग्रो किया है लास्ट 30 ईयर्स में? ऑफकोर्स किया है। आपके फादर मदर के इनकम देखिए और आपका इनकम देखिए, ऑफकोर्स ज्यादा है। लेकिन क्या आज हमने ऑल अराउंड हैप्पीनेस लेवल में ग्रोथ की है? आई डोंट थिंक सो। हम पीछे गए हैं इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस लेवल। हमारे मॉम डैड जितने हैप्पी हुआ करते थे उससे कई ज्यादा कम हैप्पी, मतलब अनहैप्पी ज्यादा है आज के टाइम पे। सो उसका रीजन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू मी कर्जा ये उसका सबसे बेसिक रीजन है जिसके वजह से ये सिचुएशन आया है, अनहैप्पीनेस आया है। क्यों डेट फ्री होना जरूरी है? अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। अभी तक का सेशन आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्या? मैं जो बातें कर रहा हूँ चैट बॉक्स में डालिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इंटरेस्टिंग डालिए प्लीज। टोटल 22 लोग हैं और उसमें से 2-3 लोगों ने ही कहा है यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो डेट फ्री होना क्यों जरूरी है आज के टाइम पे? आज समझिए हम एक नई दुनिया में रहते हैं आफ्टर 2020 का लॉकडाउन। इकोनॉमिक्स वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। शायद हमारा मीडिया मोदी भक्ति करने में मशगूल है, शायद हमारा सोशल मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करने में मशगूल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमें ये चीजें नहीं दिखा रहे। लेकिन इकोनॉमिक वाइज हम कई अलग ट्रैक पे है कंपेयर टू बिफोर 220। सो हम जी रहे हैं वुका वर्ल्ड में। लास्ट 30 साल में इंडिया ने रिसेशन नहीं देखा है। लास्ट 20 सालों में आईटी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इनकम कम हुए है, जॉब लॉस हुआ है। आने वाले 10 साल में ऐसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये श्योर शॉट पता है आने वाले 10 साल ये वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिग्यूअस होने वाले हैं। ऐसे वोलाटाइल टाइम्स में, अनसर्टन टाइम्स में अगर आपके ऊपर कर्जा है, सो आई डोंट नो आप वो अगर वैसी चीजें अनफोल्ड होती है तो वो कैसा हैंडल करने वाले हो। सो डेट फ्री होना जरूरी है। जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हेल्थ और रिलेशनशिप्स के। सो स्ट्रेस ये बेसिक कॉस्ट है, बेसिक चीज है जिसके वजह से हेल्थ हमारी टॉस पे जा रही है, रिलेशनशिप टॉस पे जा रहे हैं, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। सडनली डिवोर्स का परसेंटेज क्यों बढ़ा आफ्टर द लॉकडाउन? उसका रीजन है। सो स्ट्रेस आपको नहीं चाहिए, आपको डेट फ्री होना जरूरी है। आप काम क्यों करते हो? मैंने स्टार्टिंग में विराट कोहली का एग्जांपल दिया। 8 बॉल में 22 रन चाहिए थे वर्ल्ड कप के मैच में और उसने 2 सिक्स मारे। वो फास्टेस्ट बॉलर था पाकिस्तान का, हैरिस रॉफ। अगर वो टाइम पे उसके माइंड में ऐसा चालू होता कि अरे मेरे ऊपर ना अभी 3 करोड़ का लोन है, अभी ये मैच
जीतता हूँ तो इससे जो प्राइज मनी आएगा तो उससे मैं पे ऑफ कर दूंगा, ऐसे अगर उसके माइंड में होता तो शायद वो इतना फास्ट बॉल नहीं सिक्स मार सकता था। वो खेल रहा है क्योंकि उसकी पैशन क्रिकेट है। सो पॉइंट है, आप आपके लाइफ में अगर एक्सेलेंस चाहते हो तो पैशन के लिए काम करना जरूरी है। लोन पे ऑफ करने के लिए अगर आपका सब स्ट्रगल चालू है, लाइफ में हैप्पीनेस कभी नहीं आएगा। डेट फ्री होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजेस योर फ्यूचर अर्निंग्स। अगर डेट फ्री हो, जो भी काम करोगे, जो कॉन्फिडेंस रहेगा, जो पैशन रहेगा, उससे जो मतलब उसका जो मोनेटाइजेशन होगा आपके, मतलब उससे जो अर्निंग बढ़ेगा वो कहीं ज्यादा है अगर आप नॉर्मली कर्जे में हो और आप पेरेज चाहते हो। सो पॉइंट है, फ्यूचर अर्निंग डिपेंड्स अगर आप डेट फ्री हो कि कर्जे में हो। सो 4 मिथ्स मैं आपको बताता हूँ, ये आपने सुने होंगे लास्ट वाले सेशन में, प्रीवियस सेशंस में करता था उसमें 3 बताता था, अभी मेरे पास 5 है एक्चुअली। 5वें ऊपर मेरे पास वो रेडी नहीं है, इसलिए मैंने 4 ही डाले हैं, लेकिन बता दूंगा आपको लास्ट में। सो 4 मिथ्स है मेरा खुद का घर के बारे में। सबसे पहले, योर हाउस इज एन असेट। सो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपका जो खुद का घर है जिसमें आप रहते हो और खुद के नाम पे है, वो आपका असेट है? जरा चैट बॉक्स में डालिए असेट। और कितने लोगों को लगता है आपका खुद का घर है ये आपकी लायबिलिटी है? चैट बॉक्स में डालिए लायबिलिटी। टोटल 25 लोग हैं, सो रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में। आप में से कितने लोगों को लगता है आपका खुद का घर ये असेट है? चैट बॉक्स में डालिए असेट। परीक्षित जी ने कहा है लायबिलिटी। सबको बताया होगा ना, आपने घर लेने से पहले लोगों ने बताया होगा कि असेट खरीद लेगा, सबसे अप्रिशिएट होता है। डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर माइंडसेट, रवि जी ने कहा है, सीमा जी ने कहा है असेट, स्वाति जी ने कहा है लायबिलिटी। सो मैं आज आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा ना, ये मैंने खुद डेवलप नहीं की है, ये रिच डैड पुअर डैड के बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अच्छे से एक्सप्लेन की है। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यही आपको यहाँ से आगे ध्यान में रखनी है, असेट एंड लायबिलिटी की डेफिनेशन। अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो, जो भी आपने बुक में पढ़ा है असेट लायबिलिटी वो भूल जाइए। असेट का मतलब है जो भी ऐसी चीज जो आपने खरीद ली तो उससे आपका मंथली इनकम इंक्रीज होता है, उसे कहते हैं असेट। और लायबिलिटी मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से आपके मंथली खर्चे इंक्रीज होते हैं, सो उसे कहेंगे लायबिलिटी। अगर मैं आईटी में जॉब करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, और मैंने कार खरीदी कर ली ईएमआई के ऊपर, और वो 5 दिन पार्क रहती है मेरे पार्किंग लॉट में, तो वो मेरी लायबिलिटी है। इसका रीजन ऐसा है क्योंकि वो कार खरीदी करने के वजह से मेरा ईएमआई का खर्चा बढ़ गया, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, वो मेरी लायबिलिटी है। ऐसा मान लेते हैं मैं बिजनेस करता हूँ और मेरा कन्वीनियंस के लिए, ट्रैवल टाइम बचाने के लिए मैंने कार खरीदी कर ली, जिसके वजह से मेरा इनकम समझ लीजिए मंथली 2 लाख था, वो हो गया 2,50,000। सो अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने कार खरीदी की जिससे मेरा 50,000 मंथली इनकम बढ़ गया, तो वो मेरे लिए असेट है। सो वापिस मैं रिपीट करता हूँ, असेट मतलब ऐसी चीज जो खरीदने के वजह से आपका मंथली इनकम इंक्रीज होता है। लायबिलिटी मतलब ऐसी चीज जो खरीदने की वजह से मेरा मंथली इनकम, सॉरी मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ता है। सो अगर आप घर लेते हो, या फिर मेरा एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मुंबई में मैंने घर लिया ईएमआई पे। सो मेरा ईएमआई का खर्चा है, रेंट सॉरी मेंटेनेंस का खर्चा है, उसके बाद घर में इंटीरियर करूंगा तो उसका खर्चा है। सो खुद का घर लेने के वजह से मेरे खर्चे बढ़े, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। अगर मेरे पास ऑलरेडी एक मुंबई में घर है, पुणे में मैं घर खरीदी करता हूँ और वो रेंट पे दे देता हूँ, वहां से मुझे रेंट आ रहा है, तो रेंट आ रहा है तो रेंट से मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है। सो रेंट, वो प्रॉपर्टी, पुणे की प्रॉपर्टी मेरे लिए असेट हो सकती है, हालांकि असेट नहीं होगी, लेकिन मेरे डेफिनेशन के हिसाब से वो असेट हो गई। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट क्लियर है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भी आप मार्केट में जाके, जैसे मैं मराठी हूँ तो मराठी में शायद 3.5 मुहूर्त बोलते हैं कुछ तो, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन से है, लेकिन 3.5 मुहूर्त 3 दिन होते हैं जो दिन लोग फिजिकल गोल्ड खरीदी करते हैं, सोनार के ज्वेलर के शॉप के बाहर लाइन लगा के।
सो मेरा क्वेश्चन है, जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदी करते हो वो असेट है कि लायबिलिटी है, चैट बॉक्स में डालिए अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन। फिजिकल गोल्ड खरीदी करते हो तो असेट होती है कि वो लायबिलिटी होती है, चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। आई होप मेरी बातें रेजोनेट हो रही है। सुरेंद्र सिंह ने कहा है लायबिलिटी, देवेंद्र रेवड़ेकर ने कहा है असेट। सो जब भी फिजिकल गोल्ड आप खरीदोगे वो आपकी लायबिलिटी होगी, क्योंकि वो फिजिकल गोल्ड स्टोर करने के लिए आपको बैंक लॉकर का चार्जेस भरने पड़ेंगे। सो आपका मंथली खर्चा बढ़ गया, सो वो हो गई आपकी लायबिलिटी। अगर सॉवेरियन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स, वो अगर आपने खरीद लिए तो वो आपका असेट हो गया, क्योंकि 2.5% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवेरियन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट देती है। सो आपका खुद का घर, ये आपका असेट कभी भी नहीं होता है, वो हमेशा आपकी लायबिलिटी होती है। ये आपको ध्यान में रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप? ऐसा आप में से कितने लोगों को लगता है? या रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट? चैट बॉक्स में डालिए यस। या फिर आपको ऐसा स्टोरी सुनाया होगा आपके काका ने, मामा ने, चाचा ने या मदर फादर ने कि आज अगर घर नहीं लेगा 5 साल के बाद घर नहीं ले पाएगा। इसमें से कोई भी चीज आप में से कितने लोगों को लगती है यस? तो चैट बॉक्स में डालिए यस, रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर नो लगता है तो नो डालिए चैट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कीजिए। 23 पार्टिसिपेंट्स है। सुरेंद्र सिंह जी ने कहा है नो, परीक्षित जी ने कहा है नो, रवि जी ने कहा है नो। यस, मोबाइल नंबर है शायद ये V2069। सो रियल एस्टेट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइजेस ऑलवेज गो अप। सो लास्ट 20 ईयर्स का डेटा देखते हैं। वेरियस असेट क्लास, गोल्ड 10 ईयर जीसेक बॉन्ड इंडिया के, बैंक डिपॉजिट, प्रॉपर्टी अक्रॉस 7 सिटी का एवरेज, और इक्विटी सेंसेक्स और इन्फ्लेशन देखते हैं लास्ट एक साल में। 2014 का डेटा है, 2022 में भी कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। 31% के रिटर्न थे 2014 के ही। प्रॉपर्टी ने दिए 5.3%, 5 ईयर 8.9, सेंसेक्स 11%, 10 ईयर 14.9, सेंसेक्स 17%। सो प्रॉपर्टी कोई शॉर्ट पीरियड के नहीं लेता है, घर जनरली 20 साल के लिए लेता है। तो 20 साल के रिटर्न्स देखिए, 1994 में जिसने प्रॉपर्टी ली थी उसके एवरेज रिटर्न रहे 6.9%। और अगर 1994 में किसने सेंसेक्स या निफ्टी का इंडेक्स फंड, हालांकि वो टाइम पे इंडेक्स फंड नहीं थे, खरीदा होता तो उस पे उसको मिलते 12.9% के रिटर्न्स। सो आप देखिए, रियल एस्टेट कभी भी कोई भी टाइम फ्रेम में सेंसेक्स या गोल्ड को नहीं बीट कर पाती है। सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा रिटर्न देती है। ये बहुत बड़ा मिथ है जो बिल्डर्स ने, सोसाइटी ने, जिनको कैलकुलेशन नहीं आता है, उन्होंने आपको बताया है। अभी मैं आपको और इसमें गिमिक बताता हूँ। ये 6.9, मान लीजिए 1994 में मैंने मुंबई में 1 BHK खरीद लिया और 2022 में बेच दिया, मुझे मिले पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न 6.9%। लेकिन ये 20 साल, 20, 25 साल, 30 साल ये प्रॉपर्टी रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेरी ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट गई है। मैंने कलर का काम किया है, मेंटेनेंस किया है। अगर 20 साल की बिल्डिंग होती है तो उसमें लिफ्ट चेंज करना पड़ता है, तो लिफ्ट का एक्सपेंडिचर किया है। 2022 में ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए मुझे ब्रोकरेज भरना पड़ेगा, लिक्विडेशन कॉस्ट। आज 1.5 से 2 साल लगती है प्रॉपर्टी बेचने के लिए मुंबई में। ये बेचने के बाद मुझे टैक्स भरने पड़ेंगे, दुनिया भर के कॉम्प्लिकेटेड टैक्स। अगर मैं ये घर खरीदने जाऊंगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर GST लगेगा और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। सो ऑलरेडी जिसका रेट 1 करोड़ है वो मुझे 1 करोड़ 10 लाख में मिलती है। सो इतने बड़े बड़े दुनिया भर के चार्जेस होते हैं ये चीज में। सो ये जो 6.9% के आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं लास्ट 20 साल में, ये एक्चुअल 6.9% नहीं है। एक्चुअल मनी टर्म्स में आप देखोगे 2-3%, 4% से ज्यादा रिटर्न्स रियल एस्टेट में हो ही नहीं सकते हैं। उसका इकोनॉमिकल रीजन है जिसमें आज नहीं जाऊंगा। लेकिन ये अगर आपका गलत फहमी है, रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। और एक चीज आपको समझनी चाहिए। सो आप में से बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बोलेंगे
अरे 2005 में तो पुणे में मैं 2 BHK लेता तो 10 लाख में मिलता, आज 2022 में 1 करोड़ के ऊपर भाव हो गया। तो आप समझिए टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन का फर्क समझिए आप क्या होता है। प्राइस करेक्शन मतलब सिंपल चीज है, मैं एग्जांपल देता हूँ, शेयर मार्केट वाला समझने वाला एग्जांपल देता हूँ। मैंने रिलायंस का स्टॉक खरीदी किया 2000 के भाव में, और नेक्स्ट 6 महीने में मार्केट में करेक्शन आया, तो इसलिए वो 1600 रुपए में मिलना चालू हुआ, तो 400 रुपए का मेरा नुकसान हुआ। 400 रुपए का प्राइस करेक्शन हुआ रिलायंस के स्टॉक में। समझना बहुत इजी है, दुनिया में सबको समझ में आता है। टाइम करेक्शन बहुत कम लोगों को समझ में आता है। टाइम करेक्शन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, सेम रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ। 11 जनवरी 2008 जब ये मार्केट पीक पे था, उसके बाद फॉल होना चालू हुआ, 2008 की जो मंदी थी उसमें 774 रुपीज रिलायंस का भाव था। मैंने खरीद लिया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 10 साल तक होल्ड किया, जो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस में। 11 जनवरी 2018 को ये 1 लाख की प्राइस बढ़ के हो गई 1,21,000 रुपीज। सो मैं खुश हो गया, मुझे 21,000 रुपए मिल गए, लेकिन समझिए मुझे सिर्फ 1.96% के CAGR रिटर्न्स मिले 10 साल में रिलायंस में इन्वेस्ट करने के वजह से। यह हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं है, एक्चुअल एग्जाम्पल है। अगर मैंने वही 1 लाख रुपए 11 जनवरी 2008 को फिक्स डिपॉजिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डाल दिए होते, हर 3 साल में मैं रिन्यू करता, तो 11 जनवरी 2018, यहाँ पे मिस्टेक है, 2018 को 1 लाख के बन जाते 2,32,000 रुपीज। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिस्क फ्री FD बना के मैं इन्वेस्ट करके मुझे मिलते 8.79%, और रिलायंस में के रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके मुझे मिलते 1.96%। सो इसका मतलब है रिलायंस के स्टॉक में भले ही मैंने जो परचेस प्राइस थी उससे ज्यादा रिटर्न पाए हैं, ज्यादा प्राइस हो गई है, लेकिन टाइम करेक्शन हुआ है 10 सालों में, बिटवीन 2008 टू 2018। सो जो भी असेट्स होते हैं, फिजिकल असेट्स, गोल्ड हो गया या रियल एस्टेट हो गया, वो उसमें हमेशा टाइम करेक्शन आता है, उसमें प्राइस करेक्शन रेयरली कभी आएगा। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको कभी भी 80 लाख में नहीं मिलेगी, लेकिन शायद आने वाले 10 साल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ से ज्यादा फेच नहीं कर पाएगी। जहां पे 1 करोड़ की FD आज करते हैं, तो 10 साल में शायद उसका 3 करोड़ बन जाएंगे शायद। सो पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ, टाइम करेक्शन आपको समझना जरूरी है। सो चैट बॉक्स में जरा डालिए कितने लोगों को टाइम करेक्शन ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। चैट बॉक्स में डालिए यस। टाइम करेक्शन ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अगर आपको समझ में आया तो आप बहुत पैसे बनाओगे स्टॉक मार्केट में भी। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वगैरह सब भूल जाओगे आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एज सच ऐसे कुछ होता नहीं है स्टॉक्स में। ग्रेट। सो मिथ नंबर 3, ये भी एक मेरा खुद का घर सेल करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट सेल करने के लिए हमारे सोसाइटी ने आपको बताया हुआ एक मिथ है। ओन हाउस मीन स्टेबिलिटी। मतलब मैं मराठी हूँ, सो मराठी में अगर आपके पास 27-28 में घर नहीं है तो आपकी अच्छी शादी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा एक समझ है कि आपके पास खुद का घर है मतलब आप स्टेबल हो। सो मैं आपको एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। लेटेस्ट डेटा है, 2017 का डेटा है ये। जो कोर्ट केसेस होते हैं ना, कोर्ट केसेस इंडिया में, उसमें से सबसे ज्यादा कोर्ट केसेस मनी मैटर्स में है। रिकवरी मतलब इसने मेरा पैसा ले लिया, मुझे दिया नहीं, ये सब मैटर्स। उसके सेकंड देखिए क्या है, 30% ऑफ द केसेस इंडिया के जो भी कोर्ट्स है, सब कोर्ट्स में मिला के 30% से ज्यादा केसेस ये लैंड और प्रॉपर्टी के वजह से होते हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप पुणे या मुंबई या कोई भी सिटी में रहते हो, आपके आजू बाजू में देखिए, अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, आपके विसिनिटी में कितने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अटके हुए हैं लीगल मैटर्स के वजह से। सो मेरा पॉइंट ये है, आप ये प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ा दोगे अगर आप खुद के घर या खुद की प्रॉपर्टी बनाने जाओगे, तो लीगल सिस्टम बहुत इंडिया में आपके सपोर्ट में नहीं है। और जो भी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं आप में फैमिली में या आपके फ्रेंड के फैमिली में, मैक्सिमम फैमिली डिस्प्यूट्स
कौन से चीज के वजह से होते हैं? लैंड और प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं। तो कहाँ स्टेबिलिटी है? आप कोर्ट केस फाइट करने में अगर आपके लाइफ के 10-15 साल चले गए तो कहाँ स्टेबिलिटी है? सो मेरा पॉइंट ये है, आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि खुद का घर आपको स्टेबिलिटी लाएगा। खुद का घर आपको स्टेबिलिटी नहीं लाएगा। अगर आपने होम लोन पे लिया है, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं लाएगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बता सकता हूँ। आपने और एक सुना रहेगा, एक स्टोरी, कितने साल तक ये रेंट भरते रहेगा, उससे अच्छा खुद ईएमआई पे घर ले ले। 20 साल के बाद खुद के नाम पे घर हो जाएगा, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये आप में से कितने लोगों ने स्टोरी सुना है? जरा चैट बॉक्स में डालिए, या फिर ऐसा आंसर दीजिए, आपको क्या लगता है, रेंट भरना बेटर है कि ईएमआई भरना बेटर है? चैट बॉक्स में डालिए। जिनको लगता है ईएमआई पे रहना बेटर है, चैट बॉक्स में डालिए यस। जिनको लगता है रेंट पे रहना बेटर है, चैट बॉक्स में डालिए रेंट। यस, रवि जी ने कहा है रेंट, स्वाति जी ने कहा है रेंट, सुरिंदर सिंह जी ने कहा है रेंट, देवेंद्र जी ने कहा है रेंट, परीक्षित जी ने कहा है रेंट। ओ ग्रेट। सो पॉइंट मेरा बात ध्यान से सुनिए एकदम। जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लाइफ में लेते हो, हमेशा लॉजिकल होने चाहिए। इफ रेंट एंड ईएमआई विल बी द सेम, देन आई विल प्रीफर ईएमआई। करेक्ट सीमा जी, परफेक्ट लॉजिकल आंसर। कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। सो इसके पीछे लॉजिक क्या है? ईएमआई की रेंट। सो मैं आपको लॉजिक बताने के लिए एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर मैंने बनाया है, बाय वर्सेस रेंट, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैट बॉक्स में डालिए। वो कैलकुलेटर आपको दिख रहा है क्या प्रॉपरली? चैट बॉक्स में डालिए, प्रॉपरली दिख रहा है ये एक्सेल फाइल जो मैंने आपके साथ शेयर की है? ग्रेट। सो इसमें जहां पर भी आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, वहां पे आप डेटा डाल सकते हो। ग्रीन कलर जहां पे दिख रहा है, वहां पे आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। 30% आप टैक्स ब्रैकेट में हो। यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर, प्रॉपर्टी की प्राइस है 1,20,00,000 रुपीज। हाइपोथेटिकल, खुद का पैसा डालना पड़ता है, सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन 20% है इसमें। लोन पे ले रहे हो, 20 साल के लोन पे। इंटरेस्ट रेट है शायद अभी 8.5, मार्केट में चालू है तो 8.5 डाल देता हूँ यहाँ पे। तो वो ये हो रहा है, 80 डाल देता हूँ। प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन कितना होता है? मैंने आपको एक लास्ट ग्राफ दिखाया था, 6.5% हुआ है लास्ट 20 साल में। मोटा मोटी पकड़ लेते हैं 5% की ग्रोथ होती है। वो फ्लैट का मेंटेनेंस है 3,500 रुपए। आपने खुद खरीद लिया है तो मंथली मेंटेनेंस भरना पड़ेगा 3,500 रुपए। अगर वो फ्लैट में आप खुद नहीं खरीदते, रेंट पे रहते, तो कितना रेंट भरना पड़ता? हाइपोथेटिकली एक डाल देते हैं 30,000 रुपीज, क्योंकि मेरे यहाँ पे 30,000 चालू है रेंट। वो भी ज्यादा ही डाला है मैंने थोड़ा। रेंट एप्रिसिएशन हर साल 10% होता है मोटा मोटी। अगर ये पैसे, मतलब ये 1,20,00,000 का घर मैंने, उसमें 20% मुझे डालना है, सो 24 लाख मुझे मेरे पॉकेट से डालना है। अगर मैं वो नहीं डालता, रेंट पे रहता, तो मैं कहीं इन्वेस्ट करता वो 24 लाख रुपीज, तो उसके ऊपर कितने रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है? 11%। अभी दोनों सिनारियो हम देखते हैं कि रेंट पे रहना सही है कि खरीदना सही है। अगर मैं रेंट पे रहता हूँ तो 30,000 रुपया रेंट है, लेकिन इफेक्टिव रेंट कितना पड़ेगा मुझे? 21,000 रुपया, क्योंकि मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मुझे एटीसी का बेनिफिट मिलता है जब भी मैं रेंट पे करता हूँ। इफेक्टिव रेंट हो गया 21,000 रुपया। साल का रेंट हो गया 2,52,000। 20 साल में रेंट पे रहा, हर साल 10% से रेंट इंक्रीज हुआ, तो 20 सालों में मैंने 1,44,00,000 रुपीज का रेंट भरा ये घर में रहने के लिए। डाउन पेमेंट का जो मैंने पैसा बचाया 24 लाख वो अगर मैंने 20 साल के लिए 11% पे इन्वेस्ट कर दिया है कोई भी इंडेक्स फंड में, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 1,93,00,000 रुपीज बने। 24 लाख के हो गए 1,93,00,000 रुपीज। 30,000 रुपया में रेंट भर रहा हूं। ईएमआई भरना पड़ता तो मुझे 80,000 रुपया ईएमआई भरना पड़ता ये एग्जाम्पल में। मेरे बचे 50,000 रुपए। उसकी मैंने एसआईपी कर ली। ऑफकोर्स ये 50,000 रुपया कम होते जाएंगे क्योंकि ये रेंट बढ़ते जाएगा। वो अमाउंट मैंने एसआईपी में डाली तो 20 साल में हो गए 2,58,00,000।
सो ये 20 साल के पीरियड में नेट सेविंग्स मेरी बनती है 3 करोड़ रुपए के आसपास, अगर मैं रेंट पे रहूंगा तो ये घर में। अगर ये घर मैं बाय आउट करता हूं तो हालांकि 8% का इंटरेस्ट है, लेकिन इसके ऊपर मुझे टैक्सेशन का बेनिफिट है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया मेरा 5.6। 80,000 रुपए का ईएमआई है, ईएमआई के ऊपर भी मुझे टैक्सेशन का बेनिफिट है, तो इफेक्टिव ईएमआई बन गया 66,580। 20 साल में इंटरेस्ट भरा मैंने 63 लाख, मेंटेनेंस भरा मैंने 3,500 रुपया इंक्रीज होते जाएगा हर महीने हर साल। सो 13,88,000 टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ये सब पकड़ के 1,73 लाख रुपीज इंटीरियर का खर्चा वगैरह पकड़ के। फ्यूचर कॉस्ट 20 साल के बाद ये प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी 3,18 करोड़ रुपए, और नेट सेविंग्स बनती है 1,44 करोड़ रुपीज। सो ये सिनारियो में मुझे ये घर पे रेंट पे रहना बहुत ज्यादा वाइज डिसीजन है। अभी थोड़ा सा ट्विक करते हैं। अगर ये रेंट 50,000 होता सेम घर का, तो सिनारियो कैसे चेंज हो जाता है देखिए। रेंट पे रहने से मेरी नेट सेविंग्स बन रही है 51 लाख रुपीज, और बाय आउट करने से सेविंग्स हो रही है 1,44 करोड़ रुपीज 20 सालों में। सो ये वाइज डिसीजन है कि ये घर मुझे खरीदी कर लेना चाहिए। सो आप में से कितने लोगों को, वन सेक, कितने लोगों को ये कैलकुलेटर यूजफुल लगा, चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। प्लीज शेयर द कैलकुलेटर, पंकज जी ने कहा है। एंड ऑफ द सेशन तक रहिए, मैं आपके साथ और कैलकुलेटर्स बताने वाला हूँ, वो कैसे आप पा सकते हो। उसके लिए ऑफकोर्स कॉस्ट है, लेकिन कितनी कॉस्ट है वो समझने के लिए एंड ऑफ द सेशन तक रहिए। यूजफुल, ग्रेट। सो पॉइंट है लॉजिकल होना चाहिए। सो अभी हम जाते हैं डायरेक्टली डेट फ्री होने के लिए। आप डेट में फंसे हुए हो, उसमें से निकलना है जल्दी से जल्दी। 6 आइडियाज। सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है डेट फ्री बनने के लिए, ये एक्चुअली डेट फ्री बनने के लिए टिप नहीं है, सॉरी, वन सेक, मैं आपको बोला था 4-5 पॉइंट में बताने वाला हूँ। 5वें पॉइंट मेरा प्रिपेयर हुआ नहीं है, सो मैं वर्बली आपको बताता हूँ। ये मिथ भी आपने एक सुना होगा, बहुत स्टोरी बताते हैं ये, कि घर ले ले टैक्स बचेगा। आप अभी 30% टैक्स में तू है, तो घर ले ले टैक्स बचेगा। उसका कैलकुलेशन मैंने किया 20 साल का, कितना टैक्स बचाते हो। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट में जो बैठे हैं लॉ मेकर्स है, वो कोई पागल नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आईएएस ऑफिसर जो लॉ बनाते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं देते लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में अगर आप कैलकुलेट करो, तो खुद का घर लेके जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, जीएसटी, मतलब आप जब भी खुद का घर लोगे, ऐसा पूरा उसमें ऐसा ही नहीं रखोगे, इंटीरियर करोगे, कलर करोगे, उसके बाद बहुत सारे अप्लायंसेस खरीदोगे, सबके ऊपर आप जीएसटी भरते हो। उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। सो उसका अगर कैलकुलेशन आप लगाते हो, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा ये कैलकुलेशन, कहीं ज्यादा टैक्स आप भरते हो। जो टैक्स आप एटीसी और 24B में बचाओगे, उससे कई ज्यादा टैक्स आप जब भी आप खुद का घर खरीदते हो तो वो भरते हो। सो ये बहुत बड़ा मिथ है, टैक्स बचाने के लिए कभी भी आपको घर नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक है अगर आप टैक्स बचाने के लिए घर ले रहे हो। ऐसी सिचुएशन है क्या, हाँ, अभी ये सब सुनने के बाद लोगों का ये होता है, परसेप्शन होता है कि मैं घर बाय करने के अगेंस्ट हूँ। मैं कि बिल्कुल भी घर बाय करने के अगेंस्ट नहीं हूँ। पॉइंट है, रॉन्ग नोशन के साथ घर बाय करना ये गलत है। टैक्स बचाने के लिए घर बाय करना गलत है। ईएमआई के ऊपर, मतलब मेरा खुद का घर बन जाएगा, असेट बन जाएगा, इसके लिए बाय करना गलत है। सो पॉइंट है लॉजिकली होना चाहिए। सो डेट फ्री बनने के 6 टिप्स। सबसे पहला टिप, आपको फाइनेंशियल लाइफ आपका हैप्पी रिच बनाना है ना, ये टिप आप फॉलो कीजिए एक्सट्रीमली। अभी आज 31 दिसंबर है, नेक्स्ट साल इससे आप चालू कीजिए। सबसे पहला आपका इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट बनाइए। आपका जो भी इनकम है एक्सेल में या फिर कागज पे लिखिए। जब तक आप नहीं लिखते, आपके माइंड कैलकुलेशन में आपका कैलकुलेशन बहुत वियर्ड रहेगा। मैं आपको एक फाइल शेयर करता हूँ उसके लिए। ये आप खुद एक्सेल में बना सकते हो अगर मेरे से आपको चाहिए। एंड ऑफ द सेशन तक रुकिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे ये होती है।
कैसे आप ले सकते हो। ये सिंपल फाइल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको दिखाई दे रही है ना, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। प्रॉपरली दिख पा रही है ना चैट बॉक्स में? एक्सेल प्रॉपरली दिख रही है ना, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस। सो सिंपल एक्सेल में ऐसी स्टेटमेंट बनाइए आपकी, आपके वाइफ की या आपके पार्टनर की। जो भी सोर्सेस से आपका इनकम है, बिजनेस, सैलरी, अलाउंस, पीएफ, बोनस, पैसिव इनकम, डिविडेंड, सब यहाँ पे डाल दीजिए, दोनों का, आपके पार्टनर का भी। सो ये केस में इनका 52,000 है, वाइफ का है 31,000। फिर आपके मंथली एक्सपेंडिचर डालिए जो मैंडेटरी है। पीएफ का पैसा कट जाता है, एसआईपी कट जाती है, कार लोन का ईएमआई जाता है, जो मैंडेटरी है, भरना ही है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। सो इनका है 32,000, वाइफ का है 4,200। उसके बाद जो आपके वेरिएबल खर्चे हैं, आपने कहाँ पे ट्रिप कर ली, जिम की फीस पे कर ली, हाउस के जो भी अप्लायंसेस है वो रिपेयर कर लिए, सो इनका है 6,000। ये हाइपोथेटिकल है। सो इनका टोटल आउटफ्लो है 44,000 रुपीज, वाइफ का टोटल आउटफ्लो है 4,200। नेट कैश फ्लो मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है 7,800 फॉर हस्बैंड, 26,000 फॉर द वाइफ। सो दोनों का मिला के है 33,000 रुपीज। सो जितना ज्यादा नेट कैश फ्लो आपका होगा, उतना आपका हैप्पी रिच बनने का सपना जल्दी पूरा होगा। आपका इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नेट आउटफ्लो, नेट इनफ्लो कितना है, ये ज्यादा होना जरूरी है। ये ज्यादा, ये जितना ज्यादा होगा, हैप्पी रिच आप उतना जल्दी बनोगे। वो जो माइलस्टोन्स मैंने आपको बताए थे, डेट फ्री, पैसिव इनकम सोर्स, वो आप जल्दी कर पाओगे। ये नेट फ्लो, इनफ्लो जितना कम है, उतना आपका हैप्पी रिच बनने का सपना दूर रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी नेटवर्थ निकालनी है। नेटवर्थ मतलब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं उनको इजी है। आपके लायबिलिटीज एक जगह पे लिख लीजिए। लायबिलिटीज क्या क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, होम लोन आउटस्टैंडिंग, कार लोन आउटस्टैंडिंग, किसी को पैसा देना है, यहाँ पे लिख लीजिए। राइट हैंड साइड पे आपके असेट लिख लीजिए, आपके स्टॉक्स में कितने पैसे, म्यूचुअल फंड्स में, पीएफ में कितना बैलेंस है, गोल्ड कितना है, घर का वैल्यू कितना है, सब डाल दीजिए। आपकी एक नेट वर्थ आएगी, मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, आपकी एक नेट वर्थ आएगी। वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये केस में इनकी निगेटिव है, रेड कलर है मतलब निगेटिव है। सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज की ये निगेटिव होती है, क्योंकि होम लोन होता है, सेकंड होम लोन होता है, फिर कार लोन होता है, सेकंड कार लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, दुनिया भर के लोन्स होते हैं। सो उनको ऐसे लगता है कि मेरे पास दो दो घर है, दो दो गाड़ियां है, मेरा इनकम 5 लाख रुपया है, फैमिली इनकम महीने का, सो मैं रिच हूँ। नेट फ्लो अगर निगेटिव है तो आप गरीब हो। सो नेट फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, नेट कैश फ्लो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये दो नुस्खे हैं अगर आपको हैप्पी रिच बनना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। चैट बॉक्स में डालिए अगर आपको ये प्रॉपरली समझ में आया है, मेरा, मैंने जो आपको अभी बताया। सो सेकेंड टिप के ऊपर जाते हैं। आपके पास अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होना चाहिए। अगर आपके ऊपर होम लोन है तो इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो आप में से कितने लोगों को पता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या होता है? चैट बॉक्स में डालिए जरा। अगर आपको पता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो यस बोलिए, अगर नहीं पता तो चैट बॉक्स में डालिए नो। यस, आई होप सबको पता है। सबको पता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्या है। तो ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में एंड ऑफ द सेशन बताने ही वाला हूं, तो वो टाइम पे वो कवर करता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का। टिप नंबर 3, डेट स्नोबॉल मेथड। आपके पास मल्टीपल लोन्स है, मतलब आपके ऊपर समझ लीजिए पर्सनल लोन है, कार लोन है, गोल्ड लोन है और होम लोन है, ऐसे 4 लोन्स है। तो आपको क्या करना है, डेट स्नोबॉल मेथड, इस चारों में से सबसे कम आउटस्टैंडिंग वाला जो लोन है उसमें आप एक्स्ट्रा पैसे भरते जाइए, एक्स्ट्रा पैसे भरते जाइए। सो चारों केस में समझ लीजिए पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग सिर्फ 2 लाख है, तो हर महीना जो भी बचता है वो
उसमें डालिए, पर्सनल लोन में डालते जाइए, तो आपका वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी लोन आउटस्टैंडिंग ज्यादा है उस पे आइए, उसका भर दीजिए। उसके बाद जो है उसके आए, जो सबसे कम आउटस्टैंडिंग वाला लोन होता है उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करके खत्म कीजिए, आप जल्दी से जल्दी छूट जाओगे। डेट स्नोबॉल मेथड ये सबसे बेस्ट मेथड नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं साइकोलॉजिकली उनको प्रेशर होता है लोन का, सो जितना कम लोन रहे उतना उनका हैप्पीनेस बढ़ता है, तो डेट स्नोबॉल मेथड उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। टिप नंबर 4 है डेट एवलांच मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है डेट ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए। सबसे बेस्ट मेथड, अगर आपके ऊपर 4 लोन है, सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले उड़ाइए, धीरे धीरे करके उसमें भरते जाइए, जिसका इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट उसके ऊपर पेमेंट करते जाइए। सो आपका जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, डेट ट्रैप में से बाहर आओगे। सबसे इफेक्टिव मेथड है, याद रखिए, हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला लोन आपको पहले उड़ाना है। टिप नंबर 5, बहुत कम लोगों को ये पता होता है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मल्टीपल आपके ऊपर लोन है, होम लोन और कार लोन तो सबके ऊपर होते हैं, तो कार लोन आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आपके ऊपर होम लोन है, बैंक आपको वही रेट में, अराउंड 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा वही रेट में टॉपअप देती है होम लोन के ऊपर। वो टॉपअप का पैसा लीजिए, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन सब निकाल दीजिए, आपका होम लोन का इंटरेस्ट बचेगा और आपका ईएमआई कम होगा, आपका टेन्योर कम होगा, सब मिला के। सो होम लोन के ऊपर टॉपअप देती है सेम रेट में, बैंक इजीली देती है। सो अगर आपके ऊपर कार लोन, पर्सनल लोन और मल्टीपल लोन्स है, होम लोन के ऊपर टॉपअप करके बाकी के लोन इमीडिएटली उड़ा दीजिए। टिप नंबर 6, ये भी बहुत कम लोगों को पता है सरप्राइजिंगली। 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये करंट इंटरेस्ट रेट है होम लोन के। सो 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो लोगों को नहीं पता होती है। सबसे पहले, लास्ट 1 साल में इंटरेस्ट रेट 6.5 से 8.5% हो गए। सो अगर आपके ऊपर होम लोन है, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 8.5% हो गया। सो हमेशा ध्यान में रखिए, बैलेंस ट्रांसफर नाम की एक फैसिलिटी होती है, एक बैंक से दूसरे बैंक के ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान में रखना है, जब भी आप ओल्ड कस्टमर होते हो, बैंक के ओल्ड कस्टमर होते हो, समझ लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है, करंट इंटरेस्ट रेट है 8.65, तो वो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देगी, जो बैंक में अवेलेबल हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो देगी। वो आपको कभी भी लोएस्ट नहीं देगी। मतलब अगर एचडीएफसी बैंक में आपका करंट होम लोन चालू है 8.65 में, और मैं जाता हूं आज के दिन एचडीएफसी बैंक में, तो शायद मुझे 8.5% में दे दे, क्योंकि मैं नया कस्टमर हूँ, नया कस्टमर एक्वायर करना है उनको, तो नए कस्टमर को हमेशा बेस्ट रेट मिलता है। सो आप अभी करंट जो बैंक में आपका होम लोन है उसके लिए ओल्ड कस्टमर हो, तो बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे बैंक को अप्रोच करके। सो ये फैसिलिटी आप करोगे, आपका बहुत पैसा बचेगा। सेकेंड चीज हमेशा याद रखना है, जब भी होम लोन लेने जाते हो, जो कागज के ऊपर लिखा हुआ लोन का रेट है जो ये है, इसके ऊपर कभी लोन नहीं लेना चाहिए। अगर आपका सिबिल अच्छा है, 750 से ऊपर है या 800 से ऊपर है, बैंक मैनेजर के साथ आप बार्गेन कीजिए। आप बेचारे सब्जी वाले भैया के साथ, रिक्शा वाले के साथ बार्गेन करते हो, लेकिन बैंक मैनेजर जिसके पास पॉसिबल है आपको 10 या 20 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा कम इंटरेस्ट रेट देना, उसके साथ बार्गेन नहीं करते हो, करना चाहिए। थर्ड चीज याद रखिए हमेशा कि अभी इन लास्ट 1-1.5 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़े, वैसे आने वाले 2 साल में इंटरेस्ट रेट घटेंगे। जब भी ये घटेंगे, आप ध्यान में रखिए, आरबीआई अनाउंस करती है हर 2 महीने में रेपो रेट घटेगा, इमीडिएटली बैंक को रिटर्न लेटर दीजिए कि रेपो रेट घट गया है, मेरा इंटरेस्ट रेट घटाइए। अगर आप ये लेटर नहीं देते हो, ऑटोमेटिकली बैंक नहीं रेट कम करती। बहुत सारी बैंक्स, ये गलत प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत सारी बैंक्स रेट कम नहीं करती है। रेट इंक्रीज करने के टाइम पे रेपो रेट जब भी आरबीआई ने अनाउंस कर दिया सुबह 10 बजे, शाम को 4 होते होते आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा आपका इंटरेस्ट रेट कितना चालू है। सो इंटरेस्ट रेट घटेगा, याद रखिए, बैंक को आपको रिटर्न लेटर देना है कि इंटरेस्ट रेट कम कीजिए। फोन पे नहीं, आप फोन पे आपको बैंक वालों को बोलोगे इंटरेस्ट रेट कम कर दो,
क्या मालूम कर देगा नहीं कर देगा, रिटर्न लेटर लेना चाहिए। ये 3 चीजें हमेशा ध्यान दीजिए, बहुत सारे पैसे आपके बचेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक बुक लॉन्च हो रहा है 26 जनवरी को। बहुत डिटेल में इसके ऊपर एक फिक्शनल स्टोरी है। जो मैंने बातें की उससे बहुत ज्यादा बातें उसमें काफी डिटेल में बताई है। अगर ये प्री लॉन्च का ऑफर कॉपी में आपको 399 में मिलेगा, आप अगर चाहिए तो लिंक मैंने दी है चैट बॉक्स में, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पे करके 399 में ये बुक पा सकते हो। 26 जनवरी को इसका हार्ड कॉपी कुरियर किया जाएगा आपके रेसिडेंशियल एड्रेस से। 26 जनवरी के बाद इसका प्राइस ज्यादा होगा ऑफ कोर्स अमेजोन पे, और अब अगर डायरेक्टली मेरे से बाय करते हो तो। बहुत अच्छी बुक है, बहुत डिटेल्ड है, रिसर्च बेस्ड है। यूट्यूब वीडियो देख के कहीं से छाप के नहीं डाली है, ये खुद का मेरा रिसर्च है इसमें। अभी अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग अगर आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। फीडबैक जरूरी है। अभी हम लास्ट 10 मिनट्स में आपके लेने वाला हूं, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा होम लोन पे ऑफ करने के। चैट बॉक्स में डालिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है अभी तक का सेशन तो। टोटल 23 लोग हैं और सिर्फ मुझे दो ही फीडबैक आए हैं इंटरेस्टिंग। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है सबको, आई होप। 5 स्ट्रेटेजीज में बताता हूँ होम लोन से बाहर निकल के। उसके लिए एक ब्यूटीफुल कैलकुलेटर मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आई होप ये कैलकुलेटर आपको दिखने में आ रहा है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की मैंने बात की थी, तो इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, जिसमें आपका एज ऑन डेट आउटस्टैंडिंग कितना है डाल सकते हो, एज ऑन डेट इंटरेस्ट कितना है डाल सकते हो, लोन का टर्म कितना बाकी है वो डाल सकते हो, और एग्जैक्टली आपको पता चलेगा टोटल पेमेंट कितना करना है, इंटरेस्ट कितना करना है, वो सब आपको पता चलेगा इसमें। एग्जैक्टली कौन से मंथ में कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, कितना प्रिंसिपल पे किया है, एज ऑन डेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है फ्यूचर डेट में, ये सब इसमें पता चलेगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। 1 करोड़ का होम लोन है, 3 4 5 6 7, 8.50 का इंटरेस्ट रेट है, 20 साल का टेन्योर है। फर्स्ट डेट ऑफ पेमेंट है समझ लीजिए जनवरी 1 जनवरी 2023। ठीक है, तो ग्रीन कलर में आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ब्लू कलर में है वो वहां पे डेटा एडिट करना है, ग्रीन कलर में है डेटा एनालाइज करना है। आज 8.5% पे आप इंटरेस्ट लोगे, 20 साल में आप टोटल रीपेमेंट 2 करोड़ 8 लाख रुपए करोगे। उसमें से 1 करोड़ 8 लाख रुपीज आपका इंटरेस्ट है। 2042 में आपका लोन खत्म होने वाला है। 86,000 का ईएमआई बनेगा। सबसे पहला स्ट्रैटेजी होम लोन से फास्ट बाहर निकलने के लिए, 1 सेक, हाँ, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है हर साल इंडिया में। अगर आप अच्छा काम करते हो तो जनरली हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज होती है जनरली। आपको सिंपल ध्यान रखना है, अगर ये साल मुझे जितने परसेंटेज का हाइक मिलेगा, मतलब मान लेते हैं 2 लाख रुपए की सैलरी है, ये साल मुझे 5% का हाइक मिला, 2 लाख से मेरी सैलरी हो गई 2,10,000 रुपीज। मेरा जो ईएमआई है वो मैं 5% से बढ़ा दूंगा। ये कैलकुलेटर में डाल दीजिए कितने परसेंट से आपका सैलरी इंक्रीज हुआ है। 5% से इंक्रीज हुआ है। अगर मैंने 5% से ईएमआई इंक्रीज कर दिया तो जो 240 मंथ्स का मेरा लोन है वो 147 मंथ्स में खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5% हाइक। टोटल इंटरेस्ट जो मैं 1 करोड़ 8 लाख रुपीज भरने वाला था वो हो जाएगा 69 लाख, और एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट सेविंग्स ह्यूमंगस 39 लाख रुपीज। सिर्फ मैं 5% से ईएमआई बढ़ाता हूँ हर साल, सिर्फ 5%। आप देख सकते हो कितना ह्यूमंगस सेविंग होता है। जनरली लोग सैलरी बढ़ता है तो लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। लाइफस्टाइल आप बढ़ा लीजिए, साथ में ईएमआई भी बढ़ा दीजिए।
अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे सैलरी हाइक नहीं मिलता है क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ या फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या मेरा बिजनेस है। तो सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। हर सैटरडे सैटरडे संडे हम बाहर जाते हैं। और अब अगर आप मॉल में जाते हो, 4 लोगों की फैमिली है, तो 3 to 4 थाउजेंड रुपीज का आपका खर्चा होता ही है मुंबई पुणे या मेट्रो सिटीज में। मैं मुंबई पुणे इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं रहता हूँ, सो इसके रेफरेंसेस मुझे पता है। सो एक वीकेंड आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए और सिर्फ 2,000 रुपीज, एक वीकेंड का खर्चा 2,000 रुपीज आप बचाइए और वो बैंक को जाके मैन्युअली भर दीजिए। ईएमआई, एक्स्ट्रा ईएमआई 2,000 रुपया सिर्फ। आपका 240 मंथ्स का ईएमआई 183 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। 24 लाख रुपए की इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी सिर्फ 2,000 रुपए एक्स्ट्रा भरने से। आप इमेजिन कर सकते हो कितना पैसा बचेगा। लाइफ के ऑलमोस्ट 5 साल बचेंगे अगर 2,000 रुपए आप बचाते हो हर महीने का वीकेंड का खर्चा, एक वीकेंड का खर्चा। अभी एक दूसरा आइडिया मैं आपको बताता हूँ। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं लास्ट 1 डेढ़ सालों में। आने वाले 2 साल में इंटरेस्ट रेट घटेंगे। ये 8.5% का इंटरेस्ट रेट शायद 7.5% हो जाएगा। तो जब भी अभी 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे आप 86,000 का ईएमआई आप भर रहे हो, शायद इंटरेस्ट रेट 7.5% होने के बाद ये ईएमआई हो जाएगा 76,000। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 76,000 रुपीज। सो 9,000 रुपए आपका बचेगा। लेकिन आने वाले 2 साल में आपका सैलरी भी बढ़ेगा। सो कभी भी ध्यान में रखिए, आपको ईएमआई नहीं बचाना है, सॉरी कम करना है। सो बैंक को जाके बोलिए कि ईएमआई वैसे ही रखिए। सो मान लेते हैं 2 साल के बाद आपने ईएमआई सेम रख दिया, सॉरी न्यू ईएमआई आपका 76,000, 95,000। सो अगर ईएमआई कांस्टेंट रखते हो तो ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी आपका बचता है। सो थर्ड स्ट्रेटजी है, सिंपल स्ट्रेटजी है, ईएमआई आपको कभी भी नहीं कम करना है। आने वाले 2 साल में आपका ईएमआई कम होने वाला है, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। आपको नहीं कम करवा के लेना है। फोर्थ स्ट्रेटजी, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है लेकिन सबसे डिफिकल्ट है। ये अगर आपको अप्लाई करनी है तो आपको 3 चीजें करनी है। एक्सट्रीमली डिसिप्लिन अगर आप हो आपके फाइनेंशियल लाइफ में, तो ही आपको ये अप्लाई करनी है। क्या करनी है? तो आपका जो भी ईएमआई है, ये केस में 86,000 का ईएमआई है ये बंदे का। सो उसका 12%, 86,000 का 12% करीब करीब होता है, समझ लीजिए 10,000 रुपीज। एक हाइपोथेटिकल ये कर रहा हूं मैं। उतने रुपए का एसआईपी आपको करना है। अभी जो 86,000 का जो बंदा भर रहा है ना ईएमआई, उसका इनकम 2 लाख रुपया होना ही चाहिए, तो ही बैंक इतना लोन देगी उसको। सो 2 लाख रुपए का आपका इनकम है, 86,000 का ईएमआई आप भर रहे हो। सो 10,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट कीजिए, 20 साल के लिए चलाइए। सबसे पहली चीज 20 साल के लिए एसआईपी चलाइए। सेकेंड चीज, इसका बिल्कुल भी प्रीपेमेंट कभी भी मत करना। ये होम लोन का प्रीपेमेंट आपको नहीं करना है 20 साल तक, वैसे ही चलाना है जैसे नॉर्मली चल रहा है। इसके 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, 20 साल के बाद आपके नाम पे घर हो जाएगा। सेकेंड फायदा, 20 साल तक आपने टैक्सेशन का बेनिफिट उठाया। सो टैक्स का जो पैसा आपने बचाया, वही पैसा आपने एसआईपी में डाला। यही एसआईपी का पैसा आपका हो गया ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज। जितना आपका घर का वैल्यू है, सॉरी जितना आपने इंटरेस्ट रेट भरा है, उतना पूरा इंटरेस्ट रेट आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आ गया। टैक्स का पैसा बचा के वही म्यूचुअल फंड के एसआईपी में डाल के आपने घर इंटरेस्ट फ्री कर दिया। एक्सट्रीमली इफेक्टिव आइडिया, लेकिन ये डिफिकल्ट है बहुत, क्योंकि 20 साल के लिए एसआईपी करना बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है। क्योंकि लाइफ ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, एसआईपी जैसा जिगजैग होता है, लाइफ की कंडीशन चेंज होती है। अगर आप कर सकते हो, आपका बहुत पैसा बचेगा। थर्ड बेनिफिट इसका, मान लेते हैं 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको ऐसा लगा कि अभी होम लोन नहीं चाहिए, पूरा प्रीपे कर देते हैं, लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए, तो आपके जो एसआईपी का 10-12 साल में जो पैसा एक्यूमुलेट होगा, वो
इतना हो जाएगा कि आपका जो होम लोन आउटस्टैंडिंग है एक दिन में खत्म कर सकते हो। सो 3 फायदे हैं, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ये है, अच्छा आइडिया है। सो पांचवा और लास्ट आइडिया फॉर होम लोन, ये होम लोन का इंटरेस्ट रेट है। आप में से जितने लोग ये करते हैं, जॉब करते हैं, इंडिया में हम 12 महीना काम करते हैं, 13 महीने का सैलरी उठाते हैं, क्योंकि बोनस ये नॉर्म है इंडिया में। सो जितना भी बोनस है जनरली 1 सैलरी बोनस होता है। सो ये बंदे का समझ लीजिए 2 लाख रुपीज सैलरी है, तो 2 लाख रुपीज का बोनस मोटा मोटी आएगा इसको। सो उसमें से ईएमआई मैन्युअली जाके भरना है। सो अगर अप्रैल के महीने में होता है बोनस ईयर एंड में, तो वो एडिशनल ईएमआई आप भर दीजिए 13th वाला, क्योंकि आपको 13 सैलरी मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बोनस। सो अगर एडिशनल ईएमआई आप साल में एक बार भरते हो, तो आप देखिए आप 22 लाख रुपीज बचाओगे 20 सालों में। 240 मंथ्स के बजाय 198 मंथ्स में आपका खत्म हो जाएगा लोन। सो ये 5 स्ट्रेटजीज है। आप में से कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगे चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। ग्रेट। अभी मैं आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर आउट करने वाला हूँ। आपके पास कहीं से भी विंडफॉल गेन्स आ जाते हैं या एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे बना लेते हो, एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो आपको क्या लगता है वो जो पैसा आता है आपको होम लोन प्रीपे करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? चैट बॉक्स में डालिए। अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा पैसे से होम लोन रीपे करना है, तो चैट बॉक्स में डालिए एचएल। अगर आपको लगता है म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, चैट बॉक्स में डालिए म्यूचुअल फंड एमएफ। को क्या लगता है एक्स्ट्रा पैसे जो आते हैं उससे होम लोन प्रीपे करना है कि म्यूचुअल फंड्स? सो स्वाति जी ने कहा है म्यूचुअल फंड, तुलसा जी ने कहा है होम लोन, ज्ञानेश जी ने कहा है म्यूचुअल फंड्स, और बाकी के लोगों को क्या लग रहा है? म्यूचुअल फंड देवेंद्र जी ने कहा है। सो मैंने एक स्टेटमेंट किया था, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। सो लॉजिक बताने के लिए म्यूचुअल फंड के पे करना है कि होम लोन रीपे करना है, उसके लिए एक मैंने ब्यूटीफुल कैलकुलेटर बनाया है, जो आपको ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने बनाया है। वो आपको मैं बता देता हूँ। सो सेम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 50 lakhs का लोन है, होम लोन, 8.5% का इंटरेस्ट है, 20 साल का टेन्योर है, 2020 में लोन लिया हुआ है। सो 43,000 का ईएमआई है। सो ब्लू कलर एडिट कर सकते हैं, तो राइट हैंड साइड पे मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है, इसमें मैंने लिखा है करंट मार्केट कैप ऑफ इंडिया। सो सिंपल, आप जाइए गूगल पे, करंट मार्केट कैप ऑफ इंडिया इन डॉलर टर्म्स डालिए, आपको दिखेगा 3.54 ट्रिलियन डॉलर्स, $3.54 ट्रिलियन। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 3.54। गूगल पे जाइए, करंट नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया इन डॉलर टर्म्स, आपको आएगा $3.46 ट्रिलियन। यहाँ पे डाल दीजिए 3.46। आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में अगर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, तो कितना परसेंट का जीडीपी ग्रोथ होगा? मुझे लगता है 6%। सब्जेक्टिव है, लास्ट 25 साल में 6.5% का जीडीपी ग्रोथ हुआ है एनुअल बेसिस पे। सो आने वाले 5 साल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि कम होगा। सो 6% मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो मोदी जी के बारे में, तो 7% डाल दीजिए। मैं डालता हूँ 6%। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आया है सीएजीआर मार्केट रिटर्न एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 5 years इज 1%। आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 8.5%, और आज आपके पास अगर 2 लाख रुपए आ गए, अगर मार्केट में आपने इंडेक्स फंड में डाल दिए, तो सेफली आपके 1% से बनेंगे आने वाले 5 साल में। सो मुझे होम लोन रीपे करना चाहिए। अगर आज आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है, होम लोन रीपे कर दीजिए। अभी मैं आपको 2 साल पहले लेके जाता हूँ, 3 साल पहले लॉकडाउन के टाइम पे। लॉकडाउन के टाइम पे इंटरेस्ट रेट 8% के आसपास थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट कैप ऑफ इंडिया था 1.47 ट्रिलियन डॉलर्स। मार्केट नीचे आया था मार्च 2020 में। नॉमिनल जीडीपी था 2.72 ट्रिलियन डॉलर्स। एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट 6%।
आप यहाँ पे देखिए, अगर वो टाइम पे 23 मार्च 2020 में अगर आपके पास लमसम पैसे होते और आपने मार्केट में डाले होते, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 14% के रिटर्न जनरेट होते। वैसे 3 साल में वैसे ही रिटर्न जनरेट हुए हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे कोई पूछता कि होम लोन रिपे करूं कि मार्केट में डालूं, तो मैं बोलता मार्केट में डाल, क्योंकि यहाँ पे 14% जनरेट होंगे और आपका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8% आप बचाओगे। सो आप में से कितने लोगों को ये कैलकुलेटर इंटरेस्टिंग लगा? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। सो ये जो कैलकुलेटर था उसको बोलते हैं बफेट इंडिकेटर। वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है बफेट इंडिकेटर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अभी काफी ज्यादा एनालिटिकल टूल्स आए हैं। वो एनालिटिकल टूल्स चाहिए तो मेरे कम्युनिटी का पार्ट आपको बनना पड़ेगा, जिसमें आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो आज अगर आपने लमसम पैसे डाले 3 साल में आपके कितने रिटर्न्स बनेंगे, 5 साल में आपके कितने रिटर्न्स बनेंगे, वो आप एग्जैक्टली बता सकते हो। ऐसे एनालिटिकल टूल्स आए हैं। अगर वो आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ। अभी आज का सेशन यहाँ पे खत्म हुआ है, लेकिन सिर्फ मैं 5 मिनट आपके लूंगा, क्योंकि ये सब चीजें आपने प्रवचन मेरा 1 घंटे से सुना, आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेरा सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ नाम का वर्कशॉप है। जिन्होंने ये पास्ट में अटेंड किया है उनके लिए काफी ज्यादा न्यू इसमें अभी एडिशंस है, क्योंकि लास्ट 8 महीने में काफी ज्यादा रिसर्च मैंने किया है। इसके लिए 8 महीने का मैंने ब्रेक लिया था। 9, 10, 11 जनवरी को ये होगा जूम के ऊपर, 3 घंटे का होगा, हर दिन एक एक घंटा। इसमें क्या क्या सीखने मिलेगा, तो राइट माइंडसेट कैसे बनाया जाए, स्किल सेट कैसे बनाया जाए, और एग्जीक्यूशन प्लान फॉर डेट फ्री लाइफ थ्रू आउट द लाइफ। अगर आप डेट फ्री बनते हो, थ्रू आउट द लाइफ डेट फ्री होना जरूरी है। सो ये डे 1, डे 2, डे 3 का एजेंडा है। सो आप में से कितने लोग ये अटेंड करना चाहते हो? ये वर्कशॉप 3 दिन का पेड वर्कशॉप है। इसकी मैं फीस बताऊंगा, एंड ऑफ द सेशन तक रहोगे तो डिस्काउंटेड फीस भी बताऊंगा। सो आप में से कितने लोग ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहेंगे? चैट बॉक्स में डालिए यस। ग्रेट। राजशेखर जी ने कहा यस, नीलेश जी ने कहा यस, स्वाति जी ने कहा यस। सो इसकी फीस, नॉर्मल फीस है 3000 रुपीज, 2999, लेकिन एंड ऑफ द सेशन तक रुकिए। आज ईयर एंड का बोनस में आपको देने वाला हूँ। बोनस नंबर 1, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ, जो मैंने वर्कशॉप बताया आपको 9, 10, 11 जनवरी। बोनस नंबर 2, सीक्रेट्स ऑफ क्रिएटिंग पैसिव इनकम सोर्सेस। एक्सट्रीमली जबरदस्त इंसाइट्स मेरे पास है। कोई भी यूट्यूब वीडियो आप देखिए, या बहुत सारे कम्युनिटीज है ऐसे अभी मेरे जैसी है वैसे, उसमें जो आपको इंसाइट्स नहीं मिलेंगे, मैं आपको गारंटीड के साथ बता सकता हूँ, पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने के इंसाइट्स आपको ये वर्कशॉप में मिलेंगे 23, 24, 25 जनवरी। अगर आपको ये सेशन अटेंड करके पैसिव इनकम सोर्सेस कैसे क्रिएट करते हैं उसका आइडिया क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे से पैसे वापस ले लीजिए ये वर्कशॉप के, जो भी मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताने वाला हूँ। बोनस नंबर 3, ये फीस में आपको सीक्रेट्स फ्रॉम द बिलियनियर प्लेबुक। बिलियनियर जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच अलग होती है, और हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की सोच अलग होती है। बिलियनियर की सोच क्या होती है, मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ। कोई भी असेट क्लास लेने से पहले वो 4 चीजें देखते हैं। वो असेट जो भी मैं खरीद रहा हूँ, क्या वो सस्ता मिल रहा है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, सो वैल्यूएशन उनको परफेक्टली समझ में आता है। सेकेंड चीज, सो वैल्यूएशन समझना जरूरी है एक्सट्रीमली। लोग कहते हैं अभी रिलायंस का स्टॉक ले लो, 10 साल खरीदी करो तो अच्छा ही बन जाएगा। सो मैं उनको आपको सिंपल बताता हूँ। निफ्टी के 50 स्टॉक देख लीजिए आज के, और 10 साल पहले 2005 के निफ्टी के 50 स्टॉक देख लीजिए, कितने कॉमन है। मैं आपको गारंटीड के साथ कह सकता हूँ 10 से ज्यादा कॉमन स्टॉक्स नहीं है आज निफ्टी में जो 2012 में थे। सो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप करते हो, वो एकदम फ्रूटाइल एक्टिविटी है। सो वैल्यूएशन समझना जरूरी है। सेकेंड चीज, बिलीनियर लोग एग्जैक्टली समझ में आता है उनको कि आज मैं जो असेट खरीदी करने वाला हूँ 10-15 सालों के बाद बेचूंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्सेशन का इम्पैक्ट कैसे आएगा।
नॉर्मल लोग टैक्सेशन का इम्पैक्ट सोचते ही नहीं है, उनका कैलकुलेशन सिंपल है, अभी 1 करोड़ का घर है, 10 साल के बाद 5 करोड़ का हो जाएगा, बेचूंगा तो 4 करोड़ बनेगा। ऐसा नहीं होता है, टैक्स भरना पड़ता है। तीसरा चीज, बिलीनियर लोग एग्जैक्टली उनके पास कैलकुलेशन होता है, अगर मैं आज खरीदी करूंगा 15 साल के बाद बेचूंगा, तो वो असेट मेंटेन करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगनी पड़ेगी। सो ऐसी 3-4 चीजें होती है जो ये वर्कशॉप में आपको सीखने मिलेगी 6, 7, 8 फरवरी को। बोनस नंबर 4, जनवरी से मार्केट आउटलुक सेशन हर मंथ में एक बार होगा, जिसमें मैं इक्विटी मार्केट के बारे में जनरली, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज है, उसके बारे में मैं आपको आइडियाज दूंगा बहुत सारे, क्या चालू है, क्या हो सकता है, इसके ऊपर आपका कॉल ले सकते हो। बोनस नंबर 5, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज क्वार्टरली वंस, मतलब जो जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर है, उसमें एक बार कोई बाहर का एक्सटर्नल एक्सपर्ट आएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे या वो कुछ चीजें हमें बताएंगे। बोनस नंबर 6 है, एक क्लोज ग्रुप है व्हाट्सएप का, मैसेजेस में भेजता हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे, या फिर फेसबुक का भी एक क्लोज ग्रुप है जिसमें सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स को एंट्री है। उसमें मैं बहुत सारे अच्छे आइडियाज डालता हूँ, जैसे मेरे इन्वेस्टर्स भी प्रेजेंट है शायद इसमें। तो अक्टूबर के महीने में मैंने आपको उनको बताया था कि सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। आज 2 महीने में सिल्वर ईटीएफ ऑलमोस्ट 22% ऊपर है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैंने मेरे इन्वेस्टर्स को और कम्युनिटी मेंबर्स को बताया था कि ग्लोबल एडवांटेज फंड एक आईसीआईसीआई का है, और एक स्ट्रेटेजिक 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 मेटल फंड है, स्पेशियस मेटल फंड है और एनर्जी फंड है, उसमें डालिए। आप देखिए दिसंबर के महीने में इंडियन मार्केट डाउन है, सबके पोर्टफोलियो डाउन है, लेकिन वो 2 फंड्स ऑलमोस्ट 4-4% ऊपर है। सो ऐसी आइडियाज, उसमें यूनिक आइडियाज आपको ये इसमें मिलेगी। 1 साल का आपको इसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज, बहुत आज वर्ल्ड इतना इवॉल्व हो रहा है कि आप अगर सोचते हो कि जीरोधा पे म्यूचुअल फंड में डाल के या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या खुद का दिमाग लगा के इन्वेस्ट करके यूट्यूब वीडियो देख के इन्वेस्ट करके आप पैसा बना सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ। सो आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज इसमें आपको काम में आएगा, मंथली वंस होगा ये। बोनस नंबर 8, मेरा द हैप्पी रिच पब्लिकेशन है, जिसमें फर्स्ट बुक 26 जनवरी को लॉन्च हो रहा है, जिसका मैंने आपको लिंक भेजा था अगर आपको बाई करना है। 31 मार्च 2023 को सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच रिलेशनशिप्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, विदाउट हैप्पी रिच रिलेशनशिप्स आप लाइफ में हैप्पी रिच नहीं बन सकते। सो उसके बारे में आपको इंसाइट्स मिलेंगे। अक्टूबर 25, 2023 को सीक्रेट्स ऑफ पैसिव इनकम, इसके ऊपर बुक आएगा मेरा। ये सब फिक्शनल बुक है, ऐसे नॉन फिक्शनल नहीं है, मतलब मैं आपको जैसे आज का सेमिनार में आपको पॉइंट्स बताए वैसे नहीं है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कपल का एक। सो आप अगर फर्स्ट बुक खरीदी करते हो तो आपको समझेगा उसमें। 26 फरवरी 2024 को सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच बॉडी, आपकी बॉडी फिटनेस लेवल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लोग वॉरेन बुफे का एग्जांपल देते हैं, जरा चैट बॉक्स में आप डालिए वॉरेन बफे का सक्सेस का राज क्या है, चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। आपको क्या लगता है, उसका दिमाग, उसका इंटेलिजेंस, नॉलेज, वॉरेन बफे के सक्सेस का राज क्या है, चैट बॉक्स में डालिए, आपको क्या लगता है। जो भी आंसर है, 21 लोग हैं, आई होप मेरी आवाज आप तक आ रही है, कनेक्ट हो पा रहा हूं मैं आपको। आपको क्या लगता है वॉरेन बफे के सक्सेस का राज, पीस ऑफ माइंड, सुरिंदर सिंह जी ने कहा है। ओके, डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। ओके, मैं आपको बताता हूँ वॉरेन बफे के मेंटल हेल्थ, ज्ञानेश जी ने कहा है। सो वॉरेन बफे के सक्सेस का राज है फिटनेस लेवल। आज 95 एज है उनका, आई गेस 94, 95। उनकी फर्स्ट 60 एज तक, उनके लाइफ के फर्स्ट 60 होने तक वो मिडिल क्लास थे, और जो कंपाउंडिंग आया है 60 के बाद आया है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी आया है, क्योंकि जब भी आदमी 60 एज का होता है ना, उसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसका, एक्सपीरियंस होता है ना, और इन्वेस्टिंग में एक्सपीरियंस काम आता है। सो फिटनेस लॉन्जिटिविटी जो उनका है, उसके वजह से वो रिचेस्ट आदमी है।
हमें सबको 30 के उम्र में 35 के उम्र में रिच बनना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो आप फेसबुक के ओनर्स और ये सब आप एग्जाम्पल देखते हो, ये वंस इन ये है, करोड़ों लोगों में अरबों लोगों में एक फेसबुक होता है। सो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज हैप्पी रिच बनने के लिए फिटनेस लेवल। आप बॉडी के ऊपर काम कीजिए, या आज के पूरे सेशन में मेरा एक सलाह मानिए, 1 जनवरी कल से चालू है, फिटनेस के ऊपर काम चालू कीजिए, ऑटोमेटिकली सब लाइन पे आना चालू हो जाएगा। 2023 का आप एक रेजोल्यूशन दीजिए, फिटनेस में इंप्रूव करूंगा, बाकी सब छोड़ दीजिए। फिटनेस आप इंप्रूव करोगे ना, मेंटल हेल्थ भी बराबर आएगा, इनकम भी बढ़ेगा, लोन भी खत्म हो जाएगा, पैसिव इनकम के सोर्सेस के आपको आइडियाज भी आने चालू हो जाएंगे। बॉडी के ऊपर काम कीजिए 2020। सो ये पूरा अगर आप लेते हो ना, ये सब 8 चीजें, उसका 26,000 कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, वैल्यू 26,000 है। आप में से कितने लोग, 2,999 इसका फीस है, लेकिन वैल्यू 26,000 है। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये कम्युनिटी का 1 साल के लिए पार्ट बनने के लिए? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। सो मैं आपको इसका एक्चुअल में आज डिस्काउंट देने वाला हूं, तो डिस्काउंट कितना होगा वो मैं आपको उसका लिंक देता हूं, फिर आप पे कर सकते हो। सिर्फ मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है इसका कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए। चैट बॉक्स में डालिए यस, इंटरेस्टेड। वन सेक शेयर कर रहा हूं मैं। यस, कितने लोग इंटरेस्टेड है? ओके, नीलेश जी, सुरिंदर सिंह जी, ओके 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 ओके। सो अगर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको ये मेंबरशिप चाहिए, 1 मिनट, हाँ मैं इसको जरा ये करता हूँ। नेक्स्ट 1 साल के लिए अगर मैं लिंक दे देता हूँ आपको, ये पेमेंट्स लिंक है रेजर पे और इंस्टा मोजो के। नेक्स्ट 1 साल के लिए अगर आपको ये 8 बेनिफिट्स चाहिए, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ वर्कशॉप, ये एवरी 45 डेज में रिपीट होगा। हैप्पी रिच एक्शन प्लान, ये पैसिव इनकम सोर्स के ऊपर वर्कशॉप एवरी 45 डेज रिपीट होगा फॉर 1 ईयर। बिलीनियर प्लेबुक 45 डेज रिपीट होगा। फेसबुक ग्रुप का, क्लोज ग्रुप का मेंबरशिप, मार्केट आउटलुक सेशन मंथली वंस, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज क्वार्टरली वंस, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज मंथली वंस। जो भी मेरे पब्लिकेशन के बुक्स आते हैं वो डिस्काउंट रेट में मिलेंगे, सिर्फ 1,999 होंगे। आइए, आज और कल के लिए ऑफर है सिर्फ, उसके बाद इसका फीस 2,500 होगा। मेरा जब ये बुक लॉन्च होगा 26 को, उसके बाद ये कम्युनिटी का मेंबरशिप 3,000 रुपीज होगा। सो अगर आपको इंटरेस्ट है, मैंने रेजर पे, इंस्टा मोजो और जीपे के लिंक्स दिए हैं, कहीं पर भी आप पे कर सकते हो। जैसे ही आप पे करोगे, मेरे पर्सनल नंबर से आपको एक लिंक आएगा फेसबुक ग्रुप का, उसमें आपको ज्वाइन होना है। मेरा पर्सनल नंबर आपके फोन बुक में सेव करना है, क्योंकि जो व्हाट्सएप का मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज करता हूँ वो आपको तभी मिलेंगे जब भी आप मेरा नंबर सेव करोगे। ये मेरा नंबर है, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। सो जिनको भी मेंबरशिप चाहिए, आप 1,999 रुपीज पे कर सकते हो। सो आई गेस, 1 मिनट ना, मैं जरा लिंक पे क्लिक करता हूँ, उसमें ज्यादा होगा शायद डाला हुआ। हाँ, सो जो लिंक मैंने आपको दिए है ना, सॉरी, वो जो लिंक दिए है उसमें 2,999 प्राइस है। तो जो भी इंटरेस्टेड मेंबर्स है, जिनको ये कम्युनिटी का मेंबरशिप चाहिए ना 1 साल के लिए, मुझे जरा व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, अपडेटेड लिंक, जिस पे आप ये कर सकते हो। वन सेक, हाँ, मेरा पर्सनल नंबर देता हूँ आपको। नंबर मैंने दे दिया है आपको। सो उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। सो आज के सेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है क्या? तो मैं आपको अनम्यूट कर सकते हो आप, और मुझे पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है कम्युनिटी के बारे में, मार्केट के बारे में, आज के सेशन के बारे में? कुछ क्वेश्चंस? अनम्यूट कर सकते हो अभी आप। सो ये जो आपने एक्सेल फाइल सब देखे, कैलकुलेटर, वो भी आपको मिलेंगे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट।
ये सेशन वापस कल रिपीट होने वाला है 11 o'clock 1 जनवरी को। तो इसका जो इनवाइट है वो जरा आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। आदित्य जी ऑलरेडी अ मेंबर, डू आई नीड टू मेक पेमेंट अगेन, प्लीज कंफर्म। यस स्वाति जी, 1999 आपको पेमेंट करना है, क्योंकि ये एक साल में जो मतलब प्रीवियस जो सेशंस है उससे काफी अलग है, ये चीजें काफी अलग नॉलेज है, तो आपको वापस इसकी मेंबरशिप लेनी है एक्चुअली। और अभी जो मेंबर्स आएंगे ना, जो प्रीवियस मेंबर्स है, उनको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो नए मेंबर्स को नहीं मिलेंगे। नए मेंबर्स को अलग बेनिफिट्स है, जूने मेंबर्स को नहीं मिलने वाले। कुछ चीजें एडिशनल है। सो आपको एक साल के लिए 1 जन टू 31 जन, सॉरी 31 दिसंबर। और कुछ क्वेश्चंस? सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पेशेंटली सुना 1 hour 15 minutes। आई होप ये 1 hour 15 minutes से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुआ रहेगा। अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है तो मैं हैप्पी रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। कल वापस गूगल पे कर रहा हूँ। ओके सुरेंद्र सिंह, आपके नंबर से कीजिए, सो मुझे आपका नंबर मिलेगा, पर्सनल नंबर, या फिर जीपे पे आपका नंबर डाल दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। कल वापस ये सेशन है। नेक्स्ट वीक में हाउ टू बाय होम विदाउट अ लोन, इसके ऊपर आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। जो भी टॉपिक्स है वो सेम टॉपिक्स है, एक साल पहले थे, लेकिन काफी नए इंसाइट्स है, तो आप लॉग इन कर सकते हो। थैंक यू दानेश जी, थैंक यू। और जिन्होंने भी फीस पे किया है उनको मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, एक 10-15 मिनट्स का टाइम दीजिए, और फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, जो लिंक मैं भेजूंगा। और मेरा नंबर सेव कर दीजिए मेरे आपके फोन बुक में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।